आइए नमस्कार। पुनः आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण में इसका बड़ी अहमियत है और व्याकरण की सबसे अ, प्रथम कहीं न कहीं अध्याय कहें, प्रथम चैप्टर कहें कि बिना वर्ण के आप न संधि न समास कुछ भी नहीं जान सकते हैं। तो वर्ण की हम आज चर्चा करेंगे। तो आखिर वर्ण है क्या? फिर विचार शब्द है, विचार का अर्थ क्या होता है? बी उपसर्ग है, अचार मने चार, यानी विशेष रूप से चार लोग इसकी चर्चा करें, उसी को हम विचार कहते हैं। तो वर्ण कहते हैं किसे, पहले इसको हम समझ लें। हम दो एग्जाम्पल से समझाते हैं। नंबर एक में हम लिखें क, और नंबर दो में लिखे हैं क हलंत। ध्यान ध्यान दीजिएगा, इस क में अ है नंबर एक वाला में, नंबर दो वाला में क में अ नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि हम जब नंबर एक वाला जो क बोले है उसका टुकड़ा हुआ है, क में से अ साउंड निकला है, स्वर निकला है, यानी इसका टुकड़ा हो गया। और क हलंत में से ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो क्या है, निष्प्राण है, बिना प्राण के, यानी कि उसका जो आत्मा अ है वो तीर्थ कर गया है, वो गुजर चुका है। तो जिसका खंड न हो, जिसका टुकड़ा न हो, उसे हम वर्ण कहेंगे, और जिसका टुकड़ा हो जाए वह वर्ण नहीं होगा। तो नंबर एक वाला जो है वह वर्ण नहीं है, चूंकि क में अ आ रहा है, और नंबर दो वाला में क में हलंत है, उसमें से अ ऑलरेडी निकल चुका है, इसीलिए वह क्या है, वह वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा हो गई कि वर्ण उस मूल ध्वनि, ध्वनि माने आवाज को भी कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा न हो। इसको सावधानी से समझे, जिसका टुकड़ा न हो उसको हम वर्ण कहेंगे। जैसे क हलन, अब कह सकते हैं ग अगर वर्ण है तो नहीं है, अब हलंत लगा देंगे तो होगा। उसी तरह से पहलन, टहलन, चहलन। दूसरी बात, स्वर जितने भी है मानक स्वर तो ऐसे दसमा के लेवल के हिसाब से हिंदी में 11 है और संस्कृत में 13। तो जितने भी इधर स्वर हैं वो सब वर्ण हैं। जैसे आप इसके उच्चारण से पता कर लीजिए। जैसे मान लेते ई जब हम बोलते हैं ई, तो ई में कोई दूसरा साउंड नहीं आता, ई ओनली फॉर ई ही आता है। इसलिए ई, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ली, ए, ओ, दीर्घ, री, ली, ये सब क्या है, वर्ण है। और इधर व्यंजन जितने भी हो गए उसमें अगर हलंत लगा हुआ है तो वो सभी वर्ण है। इसको सावधानी से समझे। मैं समझता हूँ कि यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता उसे हम वर्ण कहते हैं। व्यंजन इधर जो भी हो, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, अगर जिसमें हलंत लगा हो तो समझ लीजिए कि वह वर्ण है। हलंत नहीं लगा है इसका मतलब वो दो भागों में टूटता है, इसका मतलब उसका खंड हो गया, वह वर्ण नहीं। अब बात करते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब स्व का अर्थ ही होता है अपना, और अपना का पर्यायवाची आप चाहे तो निकाल सकते हैं, निज, अपने आप से, किसी दूसरे के बिना। तो स्व वर्ण, वर्ण तो पहले समझ गए जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, और स्वर वर्ण का अर्थ हो गया स्व माने अपना, जिसका उच्चारण स्वयं से हो, अपने से हो, किसी दूसरे के बिना हो, निज से हो, उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 हो गए हिंदी व्याकरण के हिसाब से। और संस्कृत व्याकरण में दो और बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है दीर्घ री और एक लिरी।
ये 2 बढ़ जाता है संस्कृत व्याकरण में, यानी कि तब 13 हो जाता है, लेकिन 10वां के हिसाब से 11 ही सही है। कि जिसका उच्चारण अपने आप से होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। पूछ दे हिंदी व्याकरण में, यानी हिंदी में आपकी क्वेश्चन आए कि वर्ण के कुल स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, यानी मानक स्वर कितने हैं, तो 11, और कभी कभी 13 भी देता है, लेकिन 13 10वां के हिसाब से लेवल ऊंचा है, इसलिए 11 ही आप समझ के चले। तो जिसका उच्चारण अपने आप से होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब कहता है कि स्वर वर्ण के भी 3 भेद है, इसको सावधानी से समझे, इस डायग्राम को समझे। स्वर वर्ण के भी 3 भेद हैं। कौन कौन? एक हो गया ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा पलुत स्वर। अब कहता है ह्रस्व स्वर किसे कहता है? ह्रस्व का अर्थ ही होता है छोटा, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो इस दोनों में तुलना करें अ और आ में, तो आ भारी है बनिस्पत अ के, तो जिसके उच्चारण में, ह्रस्व स्वर की परिभाषा है कि जिसके उच्चारण में इकाई समय लगता है, बिल्कुल सेकंड समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसमें ह्रस्व स्वर कौन कौन है? तो जिसका गोल घेरा लगा ले वो ह्रस्व स्वर है। अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, यानी 11 के हिसाब से ह्रस्व स्वरों की संख्या यहाँ 4 हो गई। अगर 13 के हिसाब से करते तो एक लीड़ी भी बढ़ जाता, तब 5 हो जाता। तो जिसके उच्चारण में इकाई समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? जैसे अ, छोटी, छोटी उ और छोटी री। अब ह्रस्व का उल्टा दीर्घ होता है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व में इकाई समय लगा है और दीर्घ में उसका दुना लगता है, तो जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन हो जाएगा? तो इधर हम जितने भी गोल घेरा लगा लिए हैं, बाद बाकी इधर 7 जो बचता है, आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गया दीर्घ स्वर। इसको ध्यान में रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस वर्ण चैप्टर में चाहे आप यहाँ से लेकर के बीए में कर जाए साहित्य में, लेकिन आपका वर्ण चैप्टर से कंपटीशन में भी 5 नंबर का रहता है। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या हो गई? जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आइए पलुत स्वर किसे कहते हैं? कहता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा, ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे हम पलुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है उसे हम पलुत स्वर कहते हैं। जैसे हे आप लिख करके आगे 3 का निशान दे दीजिए, यानी ऐसा भी हो सकता है कि 3 मात्रा वाला स्वर कौन है? तो पुलुत। 2 मात्रा वाला स्वर कौन है? तो कहीं ना कहीं दीर्घ, और 1 मात्रा वाला स्वर कौन है? तो दीर्घ, ह्रस्व। और कभी कभी पूछ देगा कि पलुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? तो कहता है ड्रामा में, संवाद, नाटक का जो संवाद होता है उसमें इसका प्रयोग खास तौर से होता है। जैसे आप देखे होंगे किसी का संबोधन होता है, हे जैसे ही बोलता है तो उसमें एक वेव निकलता है। हे पर आप जोर कीजिएगा तो इसमें एक प्रकार से वेव निकलता है, एक तरंग निकलता है, यही है पलुत स्वर। अच्छा तो मुझे विश्वास है कि शायद ये आप स्वर वर्ण बढ़िया से समझ चुके होंगे, अच्छा से समझे होंगे। अब आइए हम व्यंजन की चर्चा कर लें। व्यंजन जिसे कंसोनेंट भी कहते हैं हम, कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क है, और इस क को जब हम उच्चारण करेंगे तो क में क्या आता है? अ, और अ क्या है? स्वर है। तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बुलाया ही नहीं जा सकता है। तो कहता है कि जिसके उच्चारण में
स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। सिंपल है। जैसे जैसे आप कह सकते हैं क, ख, ग, च, ट इत्यादि। जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब कहता है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। कितने? 3। एक होता है अस्पर्श, अस्पर्श व्यंजन वर्ण। एक होता है अंतअस्थ, और एक होता है उष्ण या ऊष्म भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं पर उष्ण और ऊष्म दोनों का बात है। अब कहता है स्पर्श। महर्षि पाणिनि ने कुछ मंत्र बनाया कि कुछ हम ऐसे वर्ण बोलते हैं जो केवल हमारी सांस जो लेते हैं उसको सिर्फ वो छूता है, स्पर्श करता है। तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग बांटा गया है। 5 वर्ग क्या है? क में हम वर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा क वर्ग, च में जोड़ेंगे तो च वर्ग, ट में जोड़ेंगे तो ट वर्ग, त वर्ग, और प में जोड़ेंगे तो प वर्ग। यानी 5 वर्ग है। आप ऐसे भी परिभाषा लगा सकते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। या क वर्ग का शुरुआत क और प वर्ग का अंतिम म। तो क से लेकर के म तक के भी वर्ण को हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। या ऐसे भी परिभाषा है कि कवर्ग को संस्कृत व्याकरण में कु कहते हैं, चवर्ग को चू कहते हैं, और टवर्ग को टू, और तवर्ग को तू, और पवर्ग को पू कहते हैं। तो चाहें तो आप इस ऐसे भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि कु, चू, टू, तू, पू को भी हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। 3 तरह की परिभाषा हो गई। आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप याद कर लें। इसकी संख्या हो गई 25। ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। अब कहता है अंतअस्थ। अंतअस्थ का मतलब हो गया अंतअस्थ कि जो हम उच्चारण करते हैं वो हमारे मुंह के भीतर ही कहीं ना कहीं अंतस्थित हो जाता है, इसीलिए इसका नाम अंतअस्थ रखा गया। मुंह के भीतर ही हम उच्चारण करते वो बीच मुंह में ही रह जाता है, उसकी पूरी शान मुंह में ही रह जाता है। खैर, अंतअस्थ कहेंगे किसे? तो कहता है ये 4 है, य, र, ल और व। य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 हो गई। य, र, ल, व को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 हो गई। अब उष्ण या ऊष्म। उष्ण का अर्थ होता है गर्माहट, गर्मी। हम कुछ ऐसे भी अक्षर वर्ण बोलते हैं जिसको हम जब उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे गर्माहट पैदा निकलती है, उससे गर्मी निकलती है। यानी हमारी सांसों से उसका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसमें उष्णता का अनुभव होता है। तो उष्ण व्यंजन वर्ण कौन कौन है इसको समझ लें। तो कहता है तलावे श, मूर्धन श, दंटी श और ह। ये 4 ऐसे वर्ण हैं, ऐसे 4 अक्षर हैं जिसको हम उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 25, 4, 29, 4, 33। तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या हो गई 33। इसको ध्यान में रखिएगा। कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11। स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। उसके कितने भेद हो गए? 3 हो गए। स्पर्श क से लेकर के म तक 25, य, र, ल, व को अंतस्थ कहते हैं 5, और तलावे स, मूर्धन स, दंटी श, ह को हम उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं, जिसकी संख्या 4। अब आगे की कड़ी में हम पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर।
अब कहते हैं संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त माने संयुक्त और अक्षर माने अक्षर। अक्षरों का संयुक्त होना ही संयुक्ताक्षर होता है, लेकिन इसकी परिभाषा है त हलंत जोड़ र बराबर तरह। तरह को हम कहते हैं टी आर से तरह। तो कहता है कि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण के मेल से, ये दोनों व्यंजन वर्ण हैं, और दोनों व्यंजन वर्ण के मिलने से जो एक तीसरा पैदा ले लेता है, जो विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर 4 है, इसको ध्यान रखिएगा। त हलंत प्लस र बराबर त्र, तलाबे श हलंत प्लस र बराबर सर, क हलंत प्लस मूर्धन स बराबर छ, और ज हलंत जोड़ य बराबर ज्ञ। तो संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब आपसे पूछा जाए कि कुल वर्ण कितने हो गए, तो 11, 33 प्लस 4 यानी कि 48। इस 48 को ही वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहेंगे, तो कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे माला बनाते हैं तो उसमें आप छोटा बड़ा सबको हिसाब से लगाते, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये हिंदी वर्णमाला में 48 कहीं ना कहीं कुल वर्ण हो गए। आगे आप जाइएगा, ऊपर में पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं ड और ढ को अतिरिक्त वर्गीय वर्ण कहा जाता है। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, री लीडी एक्स्ट्रा बढ़ता है, इस प्रकार से 54 तक पहुंच जाता है। अब है आगे, अब आगे जो है वह कहता है घोष वर्ण। पूछेगा कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ लीजिए। वर्ग 5 है, क ख ग घ अंग। अब ध्यान दीजिएगा, अंग वर्ग 5, हम एक वर्ग से समझते हैं। य र ल व, इसको हम कहते हैं अंतस्थ, और तलाबी श, मूर्धन श, दंटी श और ह को हम कहते हैं उष्ण। अब क्या कहता है कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो कहता है किसी वर्ग का 5 वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, वर्ग कितने होंगे आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, 5। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि 345 नंबर, 345 समझ आएंगे। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतअस्थ, अंतअस्थ मतलब य र ल व, अंतअस्थ, और एक और ह क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। इसको शब्द ध्यान से याद रखें। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ य र ल व और ह घोष वर्ण कहलाता है। और घोष का उल्टा होता है अघोष। तो जब घोष 3, 4, 5 काट लिए, य र ल व ह काट लिए, तो इधर बच क्या गया, तो किसी वर्ग का पहला, दूसरा, किसी वर्ग का पहला, दूसरा यानी कि 12 नंबर
और तलावे श, मूर्धन स और दंती श को हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। तो हम विश्वास है कि शायद ये आपको कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा कि 345 अंतस्थ और ह को घोष कहते हैं। उसका टू कॉपी उल्टा 12 तलावे स, मूर्धन स, दंती श को हम अघोष कहते हैं। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण माने कम ऑक्सीजन किस में खर्च होता है? फिर से हम एक वर्ग पे ट्राई कर लेते हैं। तो क ख ग घ अंग में सबसे कम समय किस में लगेगा? तो क में लगेगा, ग में लगेगा और अंग में लगेगा। तो कहता है किसी वर्ग का पहला, यानी 135 नंबर याद रखिए, किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी 135 नंबर अल्पप्राण में 135 नंबर। और अंतस्थ और उष्ण में आप चेंज करके देखिए, तुलना करें तो उष्ण में ज़्यादा लगेगा, अंतस्थ में कम लगेगा। तो अल्प प्राण हो गया 135 नंबर और अंतस्थ, अंतस्थ। तो कहता है कि किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। और महाप्राण किसे कहते हैं? तो कहता है जब 1, 3, 5 काट लिए तो बच गया 2 और 4। तो किसी वर्ग का दूसरा, चौथा यानी 24 नंबर और उष्ण व्यंजन वर्ण, उष्ण उष्ण व्यंजन वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तो घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण हो गया। दूसरी बात, कभी कभी आपको दे देगा कि अंग और अह को क्या कहते हैं? अंग और अह को क्या कहते हैं? इसको कहते अयोगवाहक, अयोगवाहक, इसका नाम है अयोगवाहक। क्योंकि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, किसी के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको हम अयोगवाहक कहते हैं। कभी कभी वर्ण में ही ऐसा पूछ दिया जाता है कि जो अ से अंत होता है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे मान लेते देव एक शब्द है, देव, व में आया अ आया, तो अ आया तो वह क्या चीज़ से हो गया? अकारांत हो गया। अ से अंत होने वाला क्या कहलाता है? आकारांत का। तो वैसे शब्द जो अ से अंत हो आकारांत कहलाता है, आ से अंत होगा तो आकारांत, ई से अंत होगा तो हर्षिकारांत। तो वर्ण में ये हो गया, केवल उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान हम दूसरे वीडियो में फिर आपको बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में उतना स्पेस नहीं है। दूसरे वीडियो में फिर उच्चारण स्थान का हम जिक्र करते हैं। और इसको ध्येयपूर्वक एक नोट बनाएं। मुझे विश्वास है कि वर्ण कॉन्सेप्ट आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी और परीक्षा में अनिवार्य रूप से रहता ही रहता है। इस बार भी बोर्ड में था। विजय सर।